Welcome again in this online class. Good morning student. आज हम एलिंघम डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और एलिंघम डायग्राम जो है ये मेटल्स के जो एलिमेंट्स के जो एक्सट्रैक्शन करते हैं या निष्कर्षण करते हैं उसमें ये डायग्राम जो है इसका इम्पोर्टेंस है। तो सब लेंगे प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स या तत्व के निष्कर्षण के लिए जो सिद्धांत जुड़ा हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड एज ए कंपाउंड और इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। प्रकृति में ज़्यादातर तत्व कंबाइंड स्टेट में या यौगिक के रूप में पाया जाता है। जो भी तत्व फ्री है मीन्स वो यौगिक के रूप में नहीं है तो उसको तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से ही हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर सेपरेट कर लेते हैं, जैसे कि उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। जब कभी फिज़िकल मेथड ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और क्वांटिटी ऑफ मेटल जो है बहुत कम होती है तो हम केमिकल मेथड भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, उनको उनके आयस्क में से या ओर में से सेपरेट आउट करने के लिए हम सोडियम साइनाइड विलयन का उपयोग करते हैं। और जो तत्व कंबाइंड स्टेट में या यौगिक के रूप में पाया जाता है उसका जो निष्कर्षण है वो या तो हम ऑक्सीडेशन से या फिर रिडक्शन से करते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन से करते हैं। यदि मेटल्स है तो धातु है तो उसका हम रिडक्शन से करेंगे, अपचयन से करेंगे, और यदि वो धातु नहीं है, नॉन मेटल्स है, तो उसका हम ऑक्सीकरण से करेंगे। तो जो हम मेटल्स का ऑक्सीकरण ये निष्कर्षण रिडक्शन से करते हैं या अपचयन द्वारा करते हैं, और अपचयन जो है हम कार्बन के साथ कार्बन के द्वारा कर सकते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हम कर सकते हैं। अब हम लेते हैं निष्कर्षण का ऊष्मागतिक पहलू, थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऊष्मागतिक तर्क से ज्ञात होता है कौन सी अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित व कम खर्चीली होगी। The thermodynamic arguments can be used to know which reactions are spontaneous under the prevailing conditions, thus help in choosing the most economical reducing agent and reaction conditions. ये spontaneous reaction या स्वतः रिएक्शन वह रिएक्शन होते हैं, वह अभिक्रिया होती है जो अभिक्रिया हो रही है, जो अभिक्रिया होगी। तो इस रिएक्शन के लिए या स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमें डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। द थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure the standard reaction gives energy delta G zero is negative। और डेल्टा जी ज़ीरो जो है नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन जो है वो होगा, और इसलिए हम उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा जी का जो मान है या स्टैंडर्ड जो है गिव्स फ्री एनर्जी है, ये दो इक्वेशन से या दो समीकरणों से रिलेटेड है। एक तो है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू यदि है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यदि इसका मान डेल्टा एच का मान नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव है। डेल्टा एस एंट्रोपी है या इसको बोलते हैं रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल या डिसऑर्डर, मॉलिक्यूल का डिसऑर्डर। तो ये दिस चेंजेस वेरी शार्पली व्हेन द स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस। यदि जब मैटर का स्टेट है सॉलिड से लिक्विड, ये इससे जब स्टेट चेंज होता है तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। दूसरा जो गिव्स फ्री एनर्जी जिस समीकरण से ये रिलेटेड है, डेल्टा जी ज़ीरो इक्वल्स टू आर टी एल एन के। के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर जो है गैस कांस्टेंट है। तो यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव
है तो जो k की वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मीन्स इज शुड बी ग्रेटर देन 1। तो मेटल का जो हम डिस्कशन करते हैं या एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो रिडक्शन करते हैं किससे, कार्बन से या फिर कोई दूसरा सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से करते हैं। तो यदि रिएक्शन हो रहा है या प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये थर्मोडायनेमिक कंडीशन ये कहता है कि डेल्टा G0 की वैल्यू जो है नेगेटिव होनी चाहिए। तो एलिंघम डायग्राम shows the relation between temperature and the stability of a compound। किसी भी कंपाउंड की जो टेम्परेचर के साथ उसकी स्थायित्व के बारे में बताता है एलिंघम डायग्राम, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिव्स एनर्जी फ्लो। अब इक्वेशन जैसे मेटल ऑक्साइड में से मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा, और वो एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण जो है वो कार्बन के साथ, कार्बन से हो सकता है या कार्बन मोनोऑक्साइड से हो सकता है। तो यदि कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से हो रहा है, ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो इसके अंदर जो है जो एंट्रोपी है सॉलिड की वो नेग्लिजिबल है, और एक मॉलिक्यूल जो गैस की बन रही है। तो यहाँ एक गैस की बन रही है, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है गैस की, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो 0 है। तो यहाँ पे कोई भी गैस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो कोई भी स्लोप नहीं बनेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से हम जो ग्राफ में शो करेंगे। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बन रहा है। तो मीन्स ये प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो गैस का फॉर्म, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल है, तो ये ज़्यादा है तो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो मीन्स एंट्रोपी जो है पॉजिटिव है, तो कर्व जो है ये नीचे की ओर जाएगा। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये हाफ ऑक्सीजन मिलके एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो एक मॉलिक्यूल बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके 1.5 मॉलिक्यूल गैस का बना। तो यहाँ पर गैस जो का है कंज्यूम हुआ है, मीन्स जो रिएक्टेंट में 1.5 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में 1 मॉलिक्यूल है, तो गैस जो है वो कंज्यूम हुआ है, खर्च हुआ है, कंज्यूम हुआ है। तो इसका जो कर्व जो है ये ऊपर की ओर जाएगा, जो कि हमने एलिंघम डायग्राम में इसको शो किया गया है। ये जितने भी प्रोसेस है इसको शो किया गया है। ये है एलिंघम डायग्राम। मेटल जो है, मेटल ऑक्साइड में से मेटल को हम रिड्यूस करेंगे, और कैसे रिड्यूस करेंगे इस समय पता चलेगा कि हम किस रिएजेंट्स को लेके हम इसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल का। एक्स एक्सिस में तो टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सिस में हमने गिब्स फ्री एनर्जी लिया है। अब ये जो ब्लू लाइन है ये मेटल ऑक्साइड या मेटल का, ये मेटल ऑक्साइड वाली जो है ये लाइन है, और ये तीनों जो है ये कार्बन के साथ रिडक्शन के साथ है। ये कार्बन ये प्लस O2 से CO बन रहा है, ठीक है, CCO मीन्स कार्बन और CO बन रहा है। तो यहाँ पे जो है हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है, तो गैस जो है फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्व जो है ये नीचे की ओर आ रहा है। जैसे अब ये दूसरा जो है ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मीन्स कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो डेल्टा जी हमें ये देखना है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव किस में आएगी, नेगेटिव होगा तो ही हम जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पे कोई भी गैस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये हमने स्ट्रेट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है। तीसरा जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन
के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे गैस जो है कंज्यूम हो रहा है और इसलिए ये रेखा ढाल ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो मेटल है, मेटल के साथ देखेंगे ये फर्स्ट जो है टेम्परेचर, पहला ये है T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर और ये T3 टेम्परेचर। तो हमने ये देखते हैं कि T1 से अधिक ताप पर धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए कार्बन का उपयोग किया जा सकता है, जो स्वयं कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। T2 से अधिक तापक्रम पर कार्बन धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करते हुए स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा और T3 से अधिक ताप पर अपचयन हेतु कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त है, जो स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो इस तरह से हम एलिंघम डायग्राम से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट जो है एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़फुल है और जिसके कारण जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो एलिंघम डायग्राम समराइजेज द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हेंस may be used to determine temperature at which reduction by carbon और कार्बन मोनोऑक्साइड becomes spontaneous। लिमिटेशंस यही है कि सारे एलिमेंट्स जो है उनका रिडक्शन कार्बन से नहीं कर सकते, उनके लिए दूसरे सब्सटेंस यूज करना पड़ता है। द रिडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल ऑक्साइड इज पॉसिबल थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिएक्शन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। On the basis of this diagram, that is Ellingham diagram, it can be predicted which reaction is possible, which is not, but does not tell the rate of reaction. रिएक्शन की गति के बारे में ये नहीं बताता है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझोगे, यही मेरी आशा है। थैंक यू।